नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम बात करते हैं जिला दर्शन की। तो आज भी मेरे दोस्तों हम उस नगरी की बात करेंगे जिसे शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसे राजस्थान के नालंदा के नाम से जाना जाता है। और सही पकड़े हो, आज हम बात करने वाले मेरे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती का क्षेत्र आता है, उस हाड़ौती की आन बान शान कोटा की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जो मेरे साथी, जो मेरे प्यारे प्यारे जो गुलगले से जो बच्चे हैं, वो जो हाड़ कोटा से हैं, उन सभी को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। और शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस मोटिवेशनल लाइन के साथ जो आपको प्रेरित रखेगी। मेरे दोस्तों याद रखना, अपनी ये जो क्लास है, ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। और याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो अपनी क्लास है ना, जिला दर्शन की बात कर, तो यहाँ पर इस कोटा की आज हम ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ की हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे दोस्तों इसका मतलब हुआ, यदि कोटा से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आज की इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये 100% मेरा वादा है आपसे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, और सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन के साथ। और आज की मोटिवेशनल कोड है मेरे दोस्तों, यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। हाँ जी मेरे दोस्तों, यदि मंजिल नहीं बदलती तो आपको जो आपने जो कार्य किया है, उस कार्य करने की शैली को बदलना होगा, क्योंकि आपका जो रूट है वो तो वही रहेगा, आपकी जो जड़ें हैं, आपका बेस तो वही रहेगा। बस आप लोग जो मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। हार्ड मेहनत की जगह मेरे दोस्तों आप लोगों को स्मार्ट मेहनत के ऊपर जाना होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, आज हम जिला दर्शन किसकी बात कर रहे हैं, कोटा की। तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों कोटा के लोग, आज हम बात किसकी करने वाले हैं, कोटा की बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस कोटा की भाई इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद इसके वर्तमान की बात करेंगे, इसकी सीमा रेखा की बात करेंगे, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी बात करेंगे, या दूसरी जो अन्य चर्चाएं हैं मेरे दोस्तों उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कोटा की बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें मेरे दोस्तों इसके परिवहन कोड की बात करते हैं कि ये जो कोटा है, इस कोटा का परिवहन कोड क्या है। और हर एग्जाम में अपन बात, हर जिला दर्शन के साथ बात करते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है मेरे दोस्तों, परिवहन कोड बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कोटा के परिवहन कोड की बात करें तो ये आ जाता है RJ20। कितना है मेरे दोस्तों, RJ20 परिवहन कोड आता है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर शुभंकर की बात करें कि भाई इस कोटा का शुभंकर क्या है, तो याद रखना है मेरे दोस्तों, कोटा का शुभंकर जो है ये आता है उदबिलाव। क्या आता है मेरे दोस्तों, उदबिलाव आता है। कोटा का शुभंकर क्या है, उदबिलाव आता है। उसके बाद में ये देखो, यहां पर ये नगरी है कोटा। किसकी बात कर रहे हैं आज लोग, हम इस कोटा की बात करने वाले हैं। और ये है आपके सामने यहां पर कोटा, और इसी कोटा की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो परिवहन कोड हो गया, शुभंकर हो गया, और ये जो कोटा है इसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से इसके उपनाम की बात करें कि इसके उपनाम क्या है। हाँ जी मेरे दोस्तों, इसके यदि उपनाम की बात करें, एक तो इसे कहा जाता है राजस्थान की औद्योगिक नगरी, इसे कहा जाता है राजस्थान की औद्योगिक नगरी, इसके नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो इस कोटा के अंदर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, या हम ये कह सकते हैं यहाँ की जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अनुकूल है, तो इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है मेरे दोस्तों। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, इसे राजस्थान की शैक्षिक नगरी की बात करें तो इसे राजस्थान की शैक्षिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, इसे राजस्थान की शैक्षिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक इसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का नालंदा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान के नालंदा के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा। और एक हम बात करें तो जो कोटा है, यहाँ के जो बगीचे हैं ये सब जगह फेमस हैं, तो यहाँ को इसे उद्यानों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उद्यानों की नगरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या कहा जाता है इसे मेरे दोस्तों, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, शैक्षणिक नगरी, कानपुर, नालंदा और उद्यानों की नगरी के नाम से जाना
जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो हो गई यहां से इतनी सी बात। उसके बाद यदि हम इस कोटा के थोड़े से इतिहास की बात करें, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, इस कोटा की यदि हम इतिहास की बात करें कि इसका इतिहास कैसा रहा है, तो पहले देखो यहां पर इस कोटा के नजदीक एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है बूंदी। और पहले जो कोटा था मेरे दोस्तों, ये कोटा जो है ये बूंदी रियासत के अधीन आता था और बाद में जाकर के इस कोटा की स्थापना हुई है। तो इसके इतिहास की बात करें कि ये जो कोटा आता है भाई, ये सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना कि एक तो ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है। ये कहां पर है मेरे दोस्तों, तो ये हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है और हाड़ौती का मतलब है यहां पर कोटा, बूंदी और 12 झालावाड़ को मिलाकर जो एरिया बनता है, इस एरिया को कहा जाता है हाड़ौती एरिया। दूसरा, यदि हम इस कोटा की स्थापना की बात करें कि कोटा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना मेरे दोस्तों, कोटा की स्थापना जो है ये 1631 में हुई थी। कब हुई थी, 1631 में। कई जगह पर आपको 1624 भी मिल जाएगा, कई जगह आपको 1631 भी मिल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादातर जो आंकड़े आते हैं वो आते हैं मेरे दोस्तों 1631। तो 1631 में कोटा की स्थापना हुई। और याद रखना, इसके जो नामांकन की बात करें तो इसका नामांकन एक कोटिया झील के नाम पर हुआ था। इसका नामांकन मेरे दोस्तों कोटिया जो भील आता है, कोटिया भील की बात करें, इस कोटिया भील के नाम पर, कोटिया भील के नाम पर इसका नामांकन हुआ था। इतनी सारी बात ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र में है। 1631 की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी और कोटिया भील के नाम पर इसका नामांकन किया गया था भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, इस कोटा की हम थोड़ी सी वर्तमान स्थिति की बात करें। और ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वर्तमान की इसकी पोजीशन क्या है। और वर्तमान में यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती, यहां पर हम बात करते हैं इसकी सीमा रेखा की। तो कोटा की जो सीमा रेखा है, इससे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और याद रखना, कोटा की बात करें तो इसकी सीमा अंतरराज्यीय भी सीमा लगती है। तो अब यहां से इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इस कोटा की सीमा रेखा के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा और उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब ये कोटा है, यहां पर इस कोटा की सीमा के साथ देखना कई क्वेश्चन यहां पर अपन लोग बनाने वाले हैं। एक तो इस कोटा की सीमा लगती है भाई बूंदी के साथ, एक इधर कोटा की सीमा लगती है यहां पर चित्तौड़गढ़ के साथ, एक इधर कोटा की सीमा लगती है भाई झालावाड़ के साथ और एक लगती है बारां के साथ। तो इसकी सीमा जो है मेरे दोस्तों, एक तो याद रखना इसकी सीमा 4 जिलों के साथ लगती है, और एक तो 4 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ लगती है। और ये राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और ये भी याद रखना, इस मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि राजस्थान में कौन से जिले हैं जिनकी सीमा किसी जिले की सीमा 2 बार राज्यों के साथ लगती है। तो यहीं से आपको पता लग जाता है कि तो चित्तौड़गढ़ है जिसकी सीमा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और इनमें से एक जिला और आता है मेरे दोस्तों जिसका नाम आता है कोटा, इसकी सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। तो देखो यहां से इधर जो स्टेट है, ये स्टेट है मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश के साथ कहां कहां पर सीमा लग रही है, तो एक तो ये अपन कह सकते हैं सवाई माधोपुर, और इस ये सवाई माधोपुर और ये बारां, तो सवाई माधोपुर और बारां के मध्य यहां पर सीमा लगती है। और एक हम कहें मेरे दोस्तों यहां पर ये सीमा लग रही है कहां पर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य। तो इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। और इस सीमा के साथ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से अधीनस्थ बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे राजस्थान से अलग कर दिया जाए। तो राजस्थान में कोटा और झालावाड़ और बारां जो है ये सौतर राजस्थान से अलग हो जाएंगे। तो याद रखना मेरे दोस्तों, इस कोटा को यदि हम यहां से हटा दें तो बारां और झालावाड़ की जो सीमा है ये सौतर जो है ये राजस्थान से अलग हो जाएगी। तो इसका ये वैल्यू भी समझना कि बारां और झालावाड़ के को राजस्थान से जोड़ने वाला संपर्क जिला कौन सा आता है मेरे दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, उसका नाम आ जाएगा यहां से, सॉरी यहां पर एक सवाई माधोपुर दिमाग से निकल गया था भाई, सॉरी सवाई माधोपुर और टोंक 6 जिले हो गए भाई, सॉरी दिमाग से निकल गया था, 6 जिले हो जाएंगे, सवाई माधोपुर और टोंक के साथ भी लगेगा। हाँ जी, तो यहां से याद रखना कि भाई बारां और झालावाड़ को राजस्थान से जोड़ने वाला जिला कौन सा आता है मेरे दोस्तों, तो ये कौन सा आ जाता है, कोटा आ जाता है। सवाई माधोपुर और टोंक के साथ भी सीमा लगती है, सॉरी ये दिमाग से एक बार निकल गया था, कोई बात नहीं। यहां से देखो अब आगे चलते हैं, हो गए यहां से। एक मेरे दोस्तों यहां से पूछा जाए भौतिक प्रदेश की बात की जाए कि भाई ये राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा आता है,
तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके भौतिक प्रदेश की बात करें तो यदि हम राजस्थान की बात करें, देखो समझना, यहां से एक मैं छोटा सा मैप बना लेता हूं यहां से समझने के लिए, आपने को बस क्वेश्चन की भाषा समझनी है। यदि यहां से बात करें तो यहां पर जो हम बात करें मेरे दोस्तों कोपेन के द्वारा, तो कोपेन के द्वारा ये जो हाड़ौती का क्षेत्र आता है, इस हाड़ौती के क्षेत्र को कहा गया था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसे क्या कहा मेरे दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कहा गया था। तो याद रखना ये कौन से भौतिक प्रदेश का भाग आता है? तो दक्षिणी पूर्वी जो पठार आता है इस भौतिक प्रदेश का हिस्सा ये आता है। उसके बाद और हम यहां से चर्चा करें कि इस क्षेत्र के अंदर वर्षा कितनी होती है, तो मेरे दोस्तों याद रखना सामान्यतः यहां पर इस क्षेत्र में 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो उसमें कोटा, बारा, झालावाड़ का नंबर आता है। तो ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर आता है। फिर यहां पर हम बात करें मेरे दोस्तों, एक आ जाता है मिट्टी की, बात करते हैं कि यहां पर मिट्टी कैसी है। तो याद रखना मेरे दोस्तों इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और इस काली मिट्टी के निर्माण का कारण क्या है? तो इसका निर्माण का कारण यह आता है कि ये जो प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। और उसी ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जब वो लावा बाहर निकला था तो उस लावे के अंदर लोहांश की मात्रा थी। उस लोहांश की मात्रा की वजह से यहां पर मिट्टी जो पाई जाती है मेरे दोस्तों वो होती है काली मिट्टी। अगली चीज इसी के साथ समझना, अब ये जो काली मिट्टी है मेरे दोस्तों उसी की बात करें तो इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। ये अपने आप जुतने वाली मिट्टी की श्रेणी में आते हैं। अब यहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी और इसकी जल ग्रहण क्षमता भी ज्यादा है, तो इस मिट्टी के अंदर आर्द्रता जो है, नमी जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। और ऐसी स्थिति में यहां पर सामान्यतः खाद्यान्निक जो फसलें होती हैं इनका उत्पादन कम किया जाता है। तो यदि हम इस क्षेत्र में कोटा की बात करें कि भाई यहां पर सामान्यतः फसलें कौन सी बाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा इस क्षेत्र में सामान्यतः व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इन व्यापारिक फसलों में सर्वाधिक नाम किसका आता है? मसाला। और याद रखना यहां पर ये जो कोटा और बारा का जो क्षेत्र आता है यहां पर चंबल नदी का मैदानी भाग आता है। इस कोटा और बारा के मध्य यहां पर मेरे दोस्तों चंबल नदी का मैदानी भाग आता है। और इस कोटा बारा के अंदर इसी हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है। और सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता कहां पर है? तो आपका जवाब होगा बारा के अंदर। लेकिन यह भी समझना यहां पर इस पूरे कोटा क्षेत्र के अंदर भी मसालों का उत्पादन किया जाता है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। इसकी सीमा 6 जिलों के साथ लगती है, एक राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ ये 2 बार सीमा बनाता है। और दोनों बार की स्थिति जो है ये आप लोगों को समझनी है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश के अंदर आता है। कोपेन के अनुसार यहां पर 90 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए लाभदायक है। इसको काली मिट्टी को अपने आप जुटने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता भी होता है मेरे दोस्तों इसकी क्षमता। और यहां पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है और जिसके अंदर मसालों का नाम आता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें हम आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे चले मेरे दोस्तों। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से किसकी? अब यहां पर इस चित्तौड़ कोटा के अंदर हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की, बात करते हैं अपवाह तंत्र और सिंचाई परियोजनाओं की। हां जी मेरे दोस्तों इस कोटा के अंदर अपवाह तंत्र और सिंचाई जो परियोजनाएं हैं ये कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं यहां पर हैं। और यहां के अपवाह तंत्र की बात करें तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो है, हाँ भाई गुरुजी कल आ रहे हैं आपके घर, ठीक है भाई नवीन कुमार वेट करेंगे। हाँ जी चलो सर जी आप भी नेस्ते नाबूद करने वाली सीरीज चालू कर दो, उसमें बहुत सारा याद होता है बेटा। अपन तो हर दिन ही है ना, हर दिन ही नेस्ता नाबूद करके जाते हैं, हर क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करके जाते हैं। चिंता मत करो, यहाँ से हर एक चीज को बड़ी बारीकी से उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं मैं अधिकतम से अधिकतम बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी हमेशा दिली इच्छा रहती है कि 1 घंटा जो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हो मेरे दोस्तों, और मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपका 1 घंटा खराब करूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नॉलेज है वो देने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्तों। अब देखो इस कोटा के अंदर यदि हम अपवाह तंत्र और सिंचाई परियोजना की बात करें तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो नदी आती है उसका नाम आता है चंबल नदी। और 3-4 यहां पर सिंचाई परियोजना की हम लोग बात करेंगे। भाई कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं। जब हम लोग मेरे दोस्तों क्या करेंगे, जब कोटा संभाग को पढ़ेंगे, जैसे ये अपना जिला दर्शन पूरा होगा संभाग दर्शन हम लोग चालू करने वाले हैं, तो वहां पर इसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ जी शेखाव साहब ऐसी ही कुछ बातें हैं, है ना। चलो अब देखो
तो इस अपवाह तंत्र में यहां पर सबसे पहले नदी की बात करें तो एक नदी का नाम आता है जिसका नाम आता है चंबल नदी। और इस चंबल नदी को हम सिर्फ और सिर्फ किसके सापेक्ष पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे कोटा के सापेक्ष। बाकी इसकी पूरी कहानी यहां पर हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं भाई। अब देखो यहां से जैसे ये नदी है और इस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी। ये निकलती कहां पर है, जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है और आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में जाकर के ये यमुना के अंदर मिल जाती है। लेकिन अब देखो इस चंबल नदी की राजस्थान कोटा के साथ कहानी क्या आती है, तो जब ये नदी कोटा के अंदर आती है मेरे दोस्तों, तो कोटा में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। कोटा में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। उस बांध की यदि हम बात करें, इसका नाम आता है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है मेरे दोस्तों, जवाहर सागर बांध का नाम आता है। और ये जो जवाहर सागर बांध है, याद रखना ये पिकअप बांध है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, या इसे कागजी बांध भी कहा जाता है कि भाई पिकअप बांध या कागजी बांध कौन सा, तो उसका नाम आता है जवाहर सागर बांध, क्योंकि ये मुख्य नदी पर स्थित नहीं है। अगली चीज यदि हम बात करें मेरे दोस्तों यहां से, तो ये जो जवाहर सागर बांध है इसे कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसी जवाहर सागर बांध का नाम क्या आता है, कोटा बांध कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये है कहां पर, तो ये स्थान कौन सा है, तो बोराबास गांव आता है। बोराबास गांव के अंदर है। हाँ जी मेरे दोस्तों, बोराबास गांव है। इस बोराबास गांव के अंदर ये आता है जवाहर सागर बांध, जिसे कागजी या पिकअप बांध के नाम से जाना जाता है। एक तो हो गए यहां पर जवाहर सागर बांध, और इसके अंदर घड़ियाल वगैरह मिलते हैं भाई। यहां पर क्या पाए जाते हैं, तो घड़ियाल यहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे भाई, तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहां पर एक बांध और मिलता है मेरे दोस्तों। या बांध की बात करें, वो बांध न होकर के उसका नाम आता है बैराज, और इसे कहा जाता है कोटा बैराज। इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, कैटा बैराज कहा जाता है। और बैराज का मतलब क्या होता है, बांध और बैराज दोनों में अंतर होता है। बांध के अंदर होता क्या है कि नदी के बीचों बीच, नदी के आर पार, जैसे नदी बहती आ रही है उसके आर पार जो मेरे दोस्तों एक कहें कि एक दीवार बना दी जाती है, और पानी को फिर उस दीवार के ऊपर से गिराया जाता है, उसे कहा जाता है बांध। और यदि इस नदी के आर पार दोनों तरफ पिलर लगाए गए और उनके ऊपर लोहे की चद्दर लगाकर यदि पानी को रोका जाए, और फिर यदि आगे पानी छोड़ना है, तो वो जो पिलर है, जो चद्दर थी लोहे की, उसको ऊपर उठा लिया जाता है, पानी नीचे से निकल जाता है। इसका मतलब हुआ ये जो बैराज है, इसके उपयोग की बात करें तो याद रखना इसका उपयोग सिर्फ और सिंचाई में होता है। इसका उपयोग जो है ये विद्युत के उत्पादन में नहीं होता। तो बैराज जो है मेरे दोस्तों, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्यों में या सिंचाई की क्षेत्र के अंदर किया जाता है। इस कोटा बैराज की विशेषताओं की बात करें तो याद रखना कैचमेंट एरिया के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कह दें या बैराज कह दें। कैचमेंट एरिया का मतलब है कि जब इसके अंदर पानी को स्टोरेज किया जाता है ना, तो पानी कितनी दूर तक रुकता है, वो आता है इसका कैचमेंट एरिया मेरे दोस्तों। और ये जो कैचमेंट एरिया है ये राजस्थान का सबसे बड़ा आता है इस कोटा बैराज का। और वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा आता है मेरे दोस्तों, तो वो आ जाता है जो राणा प्रताप सागर बांध भाई। उसके बाद देखो यहां से अपन बात करें, ये हो गया। उसके बाद अगली चीज क्या आती है, यहां से अगली चीज आती है मेरे दोस्तों, इस कोटा बैराज से लेकर के और इस जवाहर सागर बांध तक यहां पर बता दूं, यहां पर मेरे दोस्तों चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। यहां पर क्या है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। हाँ जी मेरे दोस्तों, यहां पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है भाई, इस कोटा बैराज से लेकर के यहां तक है, जिसके अंदर घड़ियाल पाए जाते हैं। तो याद रखना ये चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य यहां पर आता है। एक चीज और याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर इस चंबल नदी की बात करें, इसमें गांगे सूस की बात करें तो गांगे सूस जो या डॉल्फिन मछली, यहां पे इसमें गांगे सूस या डॉल्फिन मछलियां जो है मेरे दोस्तों ये इसके अंदर पाई जाती हैं। और वर्तमान में ये जो गांगे सूस मछलियां हैं, इनका जो जीवन है ये काफी, ये कहें कि विपरीत परिस्थितियों से गुजरता जा रहा है। जादू टोना नहीं है भाई, कहीं कोई जादू टोना नहीं है, हर एक बात को आपके सामने खोल के बताई जा रही है। अरे नवीन कुमार सर, आपने फेसबुक पर मेरा मैसेज नहीं देखा अभी तक। भाई मैं फेसबुक इतना चलाता ही नहीं हूं। चलो अब देखो, कोई बात नहीं, अब देखो हो गई यहां तक कहानी। अब अगली चीज, अब ये जो चंबल नदी है, इस नदी के ऊपर मेरे दोस्तों कोटा के अंदर ही, याद रखना इस नदी के किनारे पर ही कोटा
जो शहर है वो बसा हुआ है। कोटा शहर भी कहां बसा हुआ है? इस चंबल नदी के किनारे पर ही बसा हुआ। पूछ लिया जाए कि कौन सा नगर? कोटा। कोटा जो है किस नदी के किनारे पर? तो इसी के किनारे पर आ जाता है। अगली चीज भाई यहां से अपन बात करें तो इस चंबल नदी के ऊपर मेरे दोस्तों एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। क्या आता है? हैंगिंग ब्रिज की बात करें, ब्रिज बना हुआ है, इसको हम लोग कह सकते हैं मेरे दोस्तों झूलता हुआ पुल। हाँ जी मेरे दोस्तों, झूलता हुआ पुल। ये भी कई बार आता है कि राजस्थान में झूलता हुआ पुल कहां पर है? कोटा के अंदर है। और किसके ऊपर है मेरे दोस्तों? तो चंबल नदी के ऊपर आ जाता है। और अगली चीज, ये जो हैंगिंग ब्रिज है, इस हैंगिंग ब्रिज के उद्घाटन की बात करें कि भाई इसका उद्घाटन कब किया गया मेरे दोस्तों, तो याद रखना इसका उद्घाटन मेरे दोस्तों 29 अगस्त 2017 को किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 29 अगस्त 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और एक यहां से मेरे दोस्तों कई बार आया हुआ है। वो क्या क्वेश्चन? ये कि जो हैंगिंग ब्रिज है ये कौन से कॉरिडोर के अधीन आता है? तो यहां से एक चीज बता दूं, ये से एक चीज समझना, जैसे हम भारत की बात करते हैं, छोटा सा मैप बना देता हूं यहां से मेरे दोस्तों, ये छोटा सा मैप बनाता हूं भारत का। और आपको पता होगा भाई क्या कि यहां पर पोरबंदर से लेकर के स्थान आता है पोरबंदरगाह। इस पोरबंदरगाह से लेकर के असम में एक स्थान आता है सिलचर। इस पोरबंदरगाह से लेकर के सिलचर तक जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट आता है और इसे कहा जाता है पूर्व से पश्चिम का गलियारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व से पश्चिम का गलियारा, NH-44 के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखना ये जो है, ये जो झूलता हुआ पुल है, यहां पर ये कौन से गलियारे के अधीन आता है? तो याद रखना मेरे दोस्तों ये कौन से गलियारे के अधीन आता है? तो आपका जवाब हो जाएगा पूर्व से पश्चिम का गलियारा। हां जी मेरे दोस्तों, पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, इस गलियारे के अधीन आता है ये हैंगिंग ब्रिज। याद रखना इस चीजों को, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। हाँ जी मेरे दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है भाई। अभी अभ्यारण्य की भी हम लोग बात करेंगे भाई, ठीक है। तो गुजरात का जो पोरबंदर है, यहां से लेकर के सिलचर असम तक, ये क्या आता है मेरे दोस्तों? पूर्व से पश्चिम का गलियारा आता है। NH-44 की बात की जाती है और इसके ऊपर ये आता है। और पिछले एग्जाम जो लगी होंगी, टीचर भर्ती फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में लगा था, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, उनके लिए खुशखबरी है। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राजस्थान के अंदर जल्द ही 5000 फर्स्ट ग्रेड की और वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। चलो ये याद आपको ध्यान में रखना है। अब इतना सा कहानी समझ में आ गई होगी। तो अपवाह तंत्र में एक ही प्रमुख नदी आती है जिसका नाम आता है चंबल यहां पर, बाकी तो छोटी छोटी सहायक नदियां आती हैं। तो मुझे उम्मीद है अब एक अच्छा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम लोग बात करेंगे। हां चलो यहां से एक चीज और बता देता हूं भाई, एक चीज और बता देता हूं। यहां से देखो, मैंने आपको कहा ना, यहां पर जब बताया कि भाई यहां पर कोटा बारा के बीच में यहां पर चंबल नदी का जो क्षेत्र आता है जहां पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है, यहां पर को नदी के द्वारा, इस चंबल नदी के द्वारा यहां पर अवनाली का अपर्धन भी किया जाता है। कोटा के अंदर एक पूछा कि हाड़ौती क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अपर्धन किस जिले के अंदर किया जाता है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होगा? कोटा होगा। और पूरा आ जाए कि भाई चंबल नदी की बात करें, शिवराज खोरवाल, ठीक है भाई, आगे से है ना थैली भेज दिया कर। अब देखो दूसरा आ जाए, पूरे राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनाली का पतन कहां पर होता है? तो जवाब होगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर। तो हो गए यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद हम बात करें मेरे दोस्तों, कुछ यहां पर सिंचाई परियोजनाओं की बात करते हैं। किसकी बात करें? अब हम बात करते हैं यहां से कुछ सिंचाई परियोजनाओं की बात करें। और इस कोटा के अंदर मेरे दोस्तों 2-3 सिंचाई परियोजनाओं का ही नाम आप लोगों को ज्यादा याद रखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आती हैं और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो एक तो आ जाए मेरे दोस्तों यहां से, एक नाम तो आता है सावन भादो परियोजना। एक का नाम तो क्या आता है? सावन भादो परियोजना। कई बार पूछा गया है ये सावन भादो परियोजना कहां पर है। एक आ जाता है भाई तकली परियोजना। तकली परियोजना, हाँ जी, इसको ना टकली मत बोल देना भाई। आया हुआ कि तार में कुछ एक टकली कह दे, टकली जो गंजो है ना उन्हें कहें टकलो, है ना, टकलो या टकली। तो ये टकली को ने आके है तकली परियोजना। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो ये तकली परियोजना यहां पर आ जाती है। इसके अलावा और हम बात करें तो एक आ जाती है हरिश्चंद्र सागर परियोजना। एक आती है यहां पर हरिश्चंद्र सागर परियोजना की बात की जाती है। तो ये कुछ एक परियोजना है जो मेरे दोस्तों आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, एग्जाम में सीधी यहां पर पूछी जाती है। उसके बाद अब आगे बढ़े यहां से, तो अपवाह तंत्र में हो गया।
अब हम किसकी बात करें भाई, इसकी पीडीएफ कहां मिलेंगी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जब आ जाओगे तो वहां पर आपको पीडीएफ फाइलें मिल जाएंगी भाई। उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों यहां पर अभयारण्यों की, किसकी बात करें, यहां पर अभयारण्यों की बात करें। और यहां पर जो अभयारण्य आते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभयारण्य आता है उसका नाम आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है मेरे दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर नाम आ जाएगा मुकुंदरा हिल्स, एक नंबर 1 की बात कर रहा हूं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। हां जी मेरे दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। और ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये है कहां पर, तो ये 760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका 342 वर्ग किलोमीटर जो ये बफर एरिया आता है मेरे दोस्तों, 417 जो वर्ग किलोमीटर है ये कोर एरिया आता है। तो एग्जाम में इतना याद रखना, 760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इस मुकुंदरा हिल्स के बारे में यदि हम बात करें, इसकी डिटेल क्या है, तो इसकी पूरी डिटेल भी हम लोग अब समझते हैं। यहां पर देखो, यहां से अपन बात करें तो पहला जो अभयारण्य है यहां पर उसका नाम आता है मुकुंदरा हिल्स। हां जी मेरे दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और आपको यह भी पता होगा राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। और एक ये भी याद रखना कि राजस्थान में 3 ही टाइगर परियोजना है, और वो 3 टाइगर परियोजना में से एक टाइगर परियोजना कहां पर है, मुकुंदरा हिल्स के अंदर है भाई। तो इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की डिटेल की हम बात करें तो सबसे पहले तो याद रखना ये है कहां पर, कोटा में भी है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, कोटा चित्तौड़गढ़ झालावाड़ क्षेत्र के अंदर ये आता है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, हां जी, तो एक नाम आता है, तो आपका जवाब क्या होगा, कोटा। अब इसकी और डिटेल की बात करें, सबसे पहली चीज हम बात करें तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है, सबसे पहले याद रखना ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कब बनाया गया था, तो जनवरी 2012 में, 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। राजस्थान का थर्ड राष्ट्रीय उद्यान था ये, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। नंबर 1 कौन सा था, रसवाई माधोपुर का रणथंभौर, और दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार। हाँ जी, विष्णु कुमार जी, कोटा जल अपर्दन से ग्रसित है, 100% जल अपर्दन से ग्रसित है। और कोटा के अंदर चंबल नदी के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण भी किया जाता है, और उसी एरिया के अंदर वहीं पर मसालों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर बाघ परियोजना की शुरुआत भी की गई थी, टाइगर परियोजना की शुरुआत भी की गई। और ये जो टाइगर परियोजना की शुरुआत है ये की गई थी वर्ष 2013 के अंदर, अप्रैल 2013 के अंदर। हाँ जी, अप्रैल 2013 के अंदर यहां पर टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई। और ये भी क्या था, 3rd टाइगर प्रोजेक्ट था, ये राजस्थान का 3rd टाइगर प्रोजेक्ट आता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में और क्या क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, तो एक आपको पीछे से पता होगा, यहां पर गागरोनी तोते पाए जाते हैं। यहां पर क्या है, गागरोनी तोते। और ये जो गागरोनी तोते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये मानव की भाषा हूबहू बोलते हैं, और इन्हें हिंदुओं के आकाश लोचन के बारे में, इनको हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। हाँ जी, उसके बाद देखो एक हम बात करें यहां से, एक यहां की हम बात करें और क्या जाते हैं, तो एक इसके अंदर, इसी मुकुंदरा हिल्स के अंदर, इसी के अंदर आ जाते हैं बारडोली के शिव मंदिर। और ये जो बारडोली के शिव मंदिर हैं ये राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाते हैं। एक इसी में आ जाता है भाई अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल। और मेरे दोस्तों याद रखना ये जो अबली मीणी का महल है ये कहां पर है, कोटा के अंदर है। अबली मीणी का महल कहां पर है भाई, कोटा के अंदर है। और याद रखना ये जो अबली कौन थी, तो जो यहां पर जहां के जो राजा थे जिनका नाम आता मुकुंद सिंह, एक राजा थे जिनका नाम था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह की पासवान थी, मुकुंद सिंह की पासवान थी मेरे दोस्तों अबली और मीणी, और उसकी याद में यहां पर ये महल बनाया गया था, अबली मीणी का महल। और ये जो अबली मीणी का महल है मेरे दोस्तों, इसकी एक खासियत और याद रखना, इसे हाड़ौती के ताजमहल के, हाड़ौती का ताजमहल के रूप में इसे जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, हाड़ौती के ताजमहल के रूप में इसे जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर आती है उसकी बात करें तो वो क्या है, ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर 2 स्थान आते हैं। एक तो तिपतिया आता है, एक स्थान का तो नाम आता है मेरे दोस्तों तिपतिया, तिपतिया या टिपटिया,
तिब्बतिया आ जाएगा, कई जगह आ जाएगा तिब्बतिया। तो एक तो आ जाता है मेरे दोस्तों तिब्बतिया स्थान, और एक यहां पर आ जाता है आलनिया। एक स्थान कौन सा आता है? आलनिया। और ये दोनों स्थान जो है कोटा के अंदर हैं और इसी मुकुंदरा हिल्स के अंदर है। यहां पर क्या पाया गया है? तो यहां पर आदि मानव के अवशेष यहां पर पाए गए मेरे दोस्तों, आदि मानव के अवशेष। तो ये भी पूछा जाए कि कौन से अभ्यारण्य में आदि मानव के अवशेष है, तो मुकुंदरा हिल्स के अंदर। या एक मेरे दोस्तों ये भी याद रखना, कई जगह आपको आदि मानव भी मिल सकता है नाम, तो यहां पर यह भी मिल सकता है कि इन स्थानों पर क्या मिला है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना मानव शैल चित्र, यहां पर क्या मिले मेरे दोस्तों? मानव शैल चित्र मिले हैं। और यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो ये पूछा गया हुआ है एक बार अध्ययन बोर्ड के अंदर कि भाई तिब्बतिया जो गांव है ये किसके लिए फेमस है? तो याद रखना तिब्बतिया जो गांव है मेरे दोस्तों, स्थान जो है ये मानव शैल चित्रों के लिए या आदि मानव के अवशेषों के लिए फेमस है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आदि मानव के अवशेष कह सकते हैं, ये मानव के शैल चित्र। तो मानव के शैल चित्र में पत्थरों पे चित्र मिले हैं और वो इसी बात के प्रमाण है आदि मानव के। तो सब आपको अच्छे से याद रखने हैं, उसके बाद फिर मजा आ जाएगा भाई। यहां पर एक तो ये हो गया, हम अभ्यारण्य की बात कर रहे थे। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको यहां से एक और चीज बताऊं, इस कोटा के अंदर और क्या चीज आ जाती है वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में। तो एक आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, यहां पर कोटा के अंदर एक कोटा जंतुआलय भी है, कोटा जंतुआलय। हाँ जी मेरे दोस्तों, आपको पता होगा जब हम बात करते हैं जंतुआलय की, तो राजस्थान में टोटल कितने जंतुआलय आते हैं? 5 जंतुआलय आते हैं, और उन 5 में से एक कहां पर है? कोटा के अंदर है। और ये जो है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय है, सबसे नवीनतम जंतुआलय की बात की जाती है। और इसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1954 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1954 के अंदर की गई थी। और हम बात करें इस कोटा के अंदर क्या आता है भाई, तो एक आपको पता होगा यहां पर सर्प उद्यान भी आता है। यदि पूछा जाए कि राजस्थान में सर्प उद्यान कहां पर है, तो यह भी कोटा के अंदर है। उसके बाद हम बात करें एक यहां पर क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, तो एक यहां पर आ जाता है उम्मेदगंज। जब हम रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो उम्मेदगंज रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र, रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र की बात करें, ये कहां पर है? कोटा के अंदर है। कई बार पूछा गया है कि भाई ये कहां पर है, ये कहां पर है, तो उम्मेदगंज रिजर्व क्षेत्र कहां पर है? कोटा के अंदर है। राजस्थान में सर्प उद्यान कहां पर है? कोटा के अंदर है। कोटा जंतुआलय जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय आ जाता। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हम बात करें मेरे दोस्तों किसकी, अब हम बात करते हैं इस कोटा के प्रमुख स्थानों की बात करें, कुछ धार्मिक स्थानों की बात करेंगे, कुछ ऐतिहासिक स्थानों की बात करेंगे। इस कोटा के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है मेरे दोस्तों उनकी हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर मेरे दोस्तों कोटा के अंदर हम लोगों के सामने आया क्या है, तो ये है मेरे दोस्तों कंसुआ का, ये यहां पर क्या है मेरे दोस्तों? कंसुआ का शिव मंदिर है। ये क्या है मेरे दोस्तों? यहां पर कंसुआ का शिव मंदिर है। और ये कंसुआ का जो शिव मंदिर है, याद रखना ये कंसुआ गांव में है। और ये कंसुआ गांव कहां पड़ता है, तो आपका जवाब हो जाएगा रानपुरा में। आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? रानपुरा में पड़ता है। तो यदि आ जाए कि कंसुआ का शिव मंदिर कहां पर है, तो ये रानपुरा के अंदर है। तो इस रानपुरा की विशेषता भी हम लोग पढ़ेंगे और कंसुआ के शिव मंदिर की विशेषताओं को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कंसुआ के शिव मंदिर की कहानी पढ़ते हैं भाई, इसकी विशेषता क्या क्या आती है। तो पहली विशेषता की बात करें, यह जो मंदिर है इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर जो है इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, एक विशेषता। दूसरी हम बात करें तो ये उत्तर गुप्त कालीन शैली पर आधारित है। ये उत्तर गुप्त कालीन जो शैली आती है मेरे दोस्तों, इसके ऊपर आधारित है। किस पर? उत्तर गुप्त कालीन शैली पर यह आधारित आ जाता है। एक यहां पर देखो मेरे दोस्तों आता है हजार मुखी, यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हजार मुखी शिवलिंग है। यहां पर क्या है? हजार मुखी शिवलिंग आता है। और एक हम बात करें तो ऋषि कण्व आते हैं मेरे दोस्तों, ये ऋषि कण्व की तपोस्थली है, कण्व की तपोस्थली। तो 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, एक उत्तर गुप्तकालीन शैली पर यह आधारित है, एक यहां पर हजार मुखी जो शिवालय है वो यहां पर आता है, और एक ये कण्व की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या आता है? रानपुरा के बारे में।
और इस रानपुरा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या आता है मेरे दोस्तों, ये भी आप लोग जान लो भाई। और इसके यदि हम बात करें तो राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क, हाँ जी मेरे दोस्तों, राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क जो है, ये एग्रो फूड पार्क की बात करें, ये इसी रानपुरा कोटा के अंदर है। तो एग्जाम में आ जाए कि राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क कहां पर है, कोटा। दूसरा जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर 4 स्थानों पर है। उनमें से पहला कहां पर था, तो रानपुरा कोटा के अंदर था। और इस एग्रो फूड पार्क की बात करें, इसकी पहली फेज में इसका निर्माण किया गया, उसके बाद सेकंड फेज में इसका निर्माण किया गया। और ये जो सेकंड फेज आती है ना, अरे यही तो अपने लिए एक नया क्वेश्चन बना के चला गया। और वो नया क्वेश्चन क्या है, यहां पर मिल्क पाउडर कारखाना है। यहां पर क्या आ गया मेरे दोस्तों, तो यहां पर मिल्क पाउडर कारखाना है या यूनिट है। तो याद रखना, यदि पूछा जाए कि राजस्थान में मिल्क पाउडर कारखाना कहां पर है, तो रिको सबसे ज्यादा रानपुरा में ही है। वेरी गुड, सही कहा, सबसे ज्यादा कहां पर है, रानपुरा के अंदर है। अब देखो यहां से मिल्क पाउडर यूनिट आ जाए या इकाई कहां पर है, रानपुरा के अंदर है, या पूछा जाए एग्रो फूड पार्क के अंदर है। तो सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। चलो आगे बढ़े। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला हम बात करें तो कोटा के अंदर एक प्रमुख स्थान आता है जिसका नाम आता है कैथून। किसकी बात करें भाई, कोटा के अंदर जब हम कोटा को पढ़ते हैं ना, और कोटा में कैथून की चर्चा नहीं करें तो फिर हमने पढ़ाई क्या। तो यहां पर एक स्थान आता है कैथून, और इस कैथून की बात करें तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है मेरे दोस्तों, विभीषण मंदिर है। एक तो यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, विभीषण मंदिर है। विभीषण मंदिर कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में विभीषण मंदिर कहां पर है, तो आपका जवाब होगा कैथून कोटा के अंदर होगा। और इस विभीषण मंदिर की यदि हम बात करें इसकी क्या विशेषता है, तो एक याद रखना मेरे दोस्तों, ये भी 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और जब 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ तो ये भी उत्तर गुप्त कालीन शैली पर है, उत्तर गुप्त कालीन शैली पर आता है मेरे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। और यदि हम बात करें यहां से तो ये पूरे भारत का एकमात्र विभीषण का मंदिर आता है। ये तो हो गया, लेकिन इस कैथून के साथ और क्या है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये आता है। हाँ सर, स्टैटिक जीके के साथ जोड़ रहा हूं मेरे दोस्तों, चिंता मत करो। तो यहां पर राज्य का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर, राज्य का पहला, ये देखो स्टैटिक जीके ही है, राज्य का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर कहां पर है, मेडिसिन सेंटर की बात करें तो ये कहां पर स्थापित किया गया भाई, कैथून कोटा के अंदर है कि नहीं, स्टैटिक जीके। उसके बाद और क्या है इस कैथून के अंदर मेरे दोस्तों, यहां पर श्री हनुमान कृषि उपज परिसर है। एक यहां पर श्री हनुमान कृषि उपज परिसर है मेरे दोस्तों, हाँ जी। और ये कृषि उपज परिसर का मतलब क्या होता है, मंडी है भाई। ये क्या है, मंडी है मेरे दोस्तों, हाँ जी। कैथून के अंदर कोटा के अंदर, कैथून कोटा के अंदर मेरे दोस्तों मंडी है जिसका नाम है श्री हनुमान कृषि उपज परिसर। और ये क्या है, तो याद रखना, राज्य की पहली निजी मंडी, राज्य की पहली निजी मंडी की बात करें, वो मंडी कौन सी है, श्री हनुमान कृषि उपज परिसर है। और इस इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है, ये जो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना मेरे दोस्तों वर्ष 2005 में कर दी गई थी। इसकी स्थापना 2005 में की थी। ऑस्ट्रेलियन कंपनी आती है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा। और उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी की बात करें तो उसका नाम आ जाता है AWB। तो देखो कितनी सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी कैथून के बारे में। यहां पर विभीषण मंदिर है, याद रखना, ये उत्तर गुप्त कालीन का आता है, 8वीं शताब्दी में था, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर आता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो कैथून की, तो यहां पर राज्य का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर है, अपने आप में स्टैटिक जीके है मेरे दोस्तों। यहां पर श्री हनुमान कृषि उपज परिसर है, या ये कहें कि राजस्थान की पहली निजी मंडी, उसका नाम क्या है, आज पता लग गया होगा, मुझे पता है आप बच्चों को बहुत सारे ऐसे मेरे छोटे छोटे बच्चे प्यारे से जो भाई बहन है, या मेरे जो किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, क्या क्या बोलो मेरे, ये कहें कि गुलगुले, जानता हूं ना गुलगुला, हाँ गुलगुले सा टाबर है। देखो हाँ, कोटा डोरिया की साड़ियां भी हैं भाई, उसकी भी बात करेंगे। तो वो जो उनको ये नहीं पता होगा, यदि एग्जाम में ये आता ना कि राज्य की पहली मंडी कौन सी है, तो आप लोग 100% कह देते कैथून कोटा के अंदर, लेकिन नाम पूछते तो श्री हनुमान कृषि उपज परिसर है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2005 में ऑस्ट्रेलियन कंपनी AWB के द्वारा की गई। तो सब चीजों का आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करें और यहां पर क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, तो देखो, और हम बात करें इस कोटा के अंदर क्या क्या आता है, तो एक हम बात करें यहां पर आ जाता है मथुरा दास मंदिर।
एक यहां पर क्या आता है मेरे दोस्तों, एक यहां पर आता है मथुरा दास मंदिर की बात करें, ये भी कहां पर है, कोटा के अंदर है। और इस मथुरा दास मंदिर की यदि हम विशेषताओं की बात करें, क्योंकि हमें सब इन चीजों को समझना यहां से समझना है, तो यहां तक रहना। एक तो इसके संस्थापक की बात की जाती है कि भाई इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा शिवगण का नाम आता है। कौन थे, राजा शिवगण का नाम आता है कि राजा शिवगण जो थे ये इसके संस्थापक थे। एक यदि हम बात करें भाई, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की बात करें तो यहां का जो मंदिर था मेरे दोस्तों, राजा यहां के राजा थे जिसका नाम था राजा दुर्जनसाल। राजा दुर्जनसाल इनका नाम था। राजा दुर्जनसाल द्वारा यहां मूर्ति द्वारा यहां स्थापित मूर्ति, जो यहां पर जो स्थापित मूर्ति है, मूर्ति वृंदावन से लेकर आए थे। हाँ जी मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पर जो मूर्ति है ये मूर्ति राजा दुर्जनसाल जो हाड़ा थे उनके द्वारा वृंदावन से लेके आए थे। और याद रखना इनका संबंध जो है ये वल्लभ संप्रदाय से आता है। तो वल्लभ संप्रदाय की यहां पर पीठ भी है। तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है कि मथुरा दास मंदिर की बात करें, राजा शिवगण जो थे इसके संस्थापक थे। राजा दुर्जनसाल के द्वारा यहां पर इस मथुरा दास मंदिर के अंदर जो मूर्ति है मेरे दोस्तों वो वृंदावन से लेके आए थे। और ये जो मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। एक आ जाता है श्री डाड देवी का मंदिर, एक आ जाता है मेरे दोस्तों श्री डाड देवी का मंदिर। हाँ जी, श्री डाड देवी का मंदिर आता है। और श्री डाड देवी के मंदिर की बात करें तो ये भी कहां पर है, कोटा के अंदर ही है। और याद रखना ये जो मंदिर है ये नागर शैली पर है। ये किस पर आधारित है, नागर शैली पर आधारित है। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक तो ये याद रखना और एक याद रखना कि यहां पर श्री डाड देवी की पूजा, डाड देवी की जो पूजा है ये मां दुर्गा के रूप में की जाती है। मां दुर्गा के रूप में, हाँ जी, मां दुर्गा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भाई। उसके बाद और आगे बढ़े भाई, यहां से इस कोटा के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो एक आ जाता है मेरे दोस्तों शिव मठ मंदिर, एक यहां पर आ जाता है शिव मठ मंदिर। हाँ जी मेरे दोस्तों, इसी कोटा के अंदर एक है शिव मठ मंदिर। और ये जो शिव मठ मंदिर है इसकी यदि हम बात करें, इसकी क्या विशेषता आती है, तो भाई ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय, क्योंकि नाम किसका आ रहा है, शिव जी का। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित आती है। और यहां पर नागा साधुओं की तपोस्थली के रूप, इसको नागा जो साधु है, नागा साधु की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। तो एक यहां पर शिव मठ मंदिर भी आ जाता है भाई। एक यदि हम बात करें मैं दोस्तों, एक आता है चारचोमा शिवालय, एक आता है मैं दोस्तों यहां पर चारचोमा शिवालय का नाम आता है, चारचोमा शिवालय का नाम आता है। और इस चारचोमा शिवालय की यदि हम बात करें कि भाई इसकी क्या विशेषता आती है, तो यहां पर शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा, यहां पर शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा है। बस यही आपको ध्यान में रखना है, यही इंपॉर्टेंट है कि शिव की चतुर्मुखी जो प्रतिमा है मेरे दोस्तों ये कहां पर स्थापित की गई है, ये कहां पर है, तो चारचोमा जो शिवालय है यहां पर ये रखी गई है। तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है। और हम आगे बढ़े भाई, इसके अलावा और क्या आ जाता है यहां पर, तो मेरे दोस्तों एक त्रिकाल की बात करें, त्रिकाल चौबीसा मंदिर, एक क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, त्रिकाल का चौबीसा मंदिर। हाँ जी, त्रिकाल का चौबीसा मंदिर। त्रिकाल का चौबीसा मंदिर का मतलब क्या हुआ कि हर एक काल से 24 मूर्तियां ली गई हैं और 3 कालों की हैं। तो 3 कालों की 3 काल, भाई 3 काल थे, उनमें हर एक काल की 24 मूर्तियां ली गई, इसलिए त्रिकाल चौबीसा मंदिर कहा जाता है। याद रखना, एक तो इनका संबंध जो है ये जैन धर्म के साथ आता है। इसका संबंध किसके साथ है भाई, जैन धर्म के साथ इनका संबंध आता है। और यहां पर तीन काल के तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर उनकी प्रतिमाएं हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, उनकी प्रतिमाएं हैं। एक काल की 24, दूसरे काल की 24 और तीसरे काल की 24, अर्थात टोटल यहां पर 72 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक भीमचोरी आता है इसी कोटा के अंदर मेरे दोस्तों, एक आता है भीमचोरी स्थान। और ये भीमचोरी स्थान का मतलब क्या है, एक चबूतरे पर भीम का मंदिर है भाई, चबूतरे पर हनुमान मंदिर है। किसकी बात करें भाई, भीमचोरी आती है, चबूतरे पर मंदिर आता है भाई। यहां पर चबूतरे पर
भीम मंदिर है, चबूतरे के ऊपर भीम मंदिर है। और ये जो भीम चोरी आती है इसे भीम का मंडप भी कहते हैं, भीम मंडप भी कहा जाता है। तो याद रखना, यदि आ जाए कि भीम चोरी कहां पर है तो आपका जवाब क्या होगा, कोटा के अंदर है, चबूतरे पे भीम मंदिर है और इसे भीम मंडप के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सारी बातें हमने पढ़ी हैं भाई। उसके बाद और हम बात करें यहां से और क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो एक आपको पता होगा कोटा डोरिया। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये आ गया भाई कोटा डोरिया। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कोटा डोरिया, अरे आ गया भाई कोटा डोरिया। ये कहां पर है, कोटा की है। और कोटा डोरिया की क्या है, साड़ियां फेमस हैं। और ये जो कोटा डोरिया की जो साड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान में बनारस की साड़ियां कहा जाता है। कि भाई राजस्थान में बनारस की साड़ियां कौन सी हैं, तो कोटा डोरिया की साड़ियां आ जाती हैं। ये याद रखना। एक ये जो कोटा डोरिया की साड़ियां जब इतनी आप में फेमस हैं, जब फेमस हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा या राजस्थान के जो राजनेताएं हैं इनके द्वारा मेरे दोस्तों इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो वसुंधरा राजे की बात करें, हाँ जी मेरे दोस्तों याद रखना, वसुंधरा राजे द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था भाई। प्रचार उन्होंने खुद ने कोटा डोरिया की साड़ियां पहनी थी, मॉडलिंग की थी, इसका प्रचार प्रसार किया था ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। और इसी के लिए जो वसुंधरा राजे द्वारा के जो प्रसार किया था, इसी के लिए मेरे दोस्तों हुआ क्या था, वर्ष 2007 में यूएनओ का वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया गया था। वुमेन टुगेदर अवार्ड जो है ये इनको दिया गया था। तो ये भी याद रखना भाई, कोटा डोरिया की साड़ियों को लेकर के वसुंधरा राजे जी को इनको अवार्ड कब दिया गया था, तो वर्ष 2007 के अंदर ये यूएनओ का वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया गया था। ये भी याद रखना। और एक इसका जनक किसे कहा जाता है भाई, इसका जनक कौन है, तो मेरे दोस्तों इसका नाम आ जाता है अलीजान या आलीजान। इसका नाम क्या है, आलीजान आली। तो इसका जनक है आलीजान आली भाई। और याद रखना, वर्ष 2007 का वुमेन टुगेदर अवार्ड कोटा डोरिया की साड़ियों के लिए दिया गया था। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलें आगे, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे दोस्तों। इसके अलावा देखो यहां से एक आप लोग अब कह रहे हो तो उसको भी ले आता हूं भाई, कोटा का दशहरा मेला। हाँ जी मेरे दोस्तों, कोटा का दशहरा मेला पूरे विश्व में फेमस है, कोटा का दशहरा मेला। हाँ जी, अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है मेला, अश्विन शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर या तो ऐसे पूछा जाता है कि दशहरा का मेला कहां लगता है, कोटा में, या मेरे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। हाँ जी, ये पूछा जाता है कि भाई इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो याद रखना मेरे दोस्तों, महाराजा माधो सिंह जो फर्स्ट था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, महाराजा माधो सिंह की बात करते हैं। माधो सिंह फर्स्ट के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक और देखो, यहां पर इस कोटा के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे खेल जिनमें जोखिम लिया जाता है, जोखिम भरे खेल होते हैं, रोमांचक जो खेल होते हैं, उनका आयोजन भी कहां किया जाता है भाई, इसी कोटा के अंदर। और यहां से अगला तीसरा क्वेश्चन क्या निकालेंगे कि इन खेलों का आयोजन करता कौन है, इस दशहरा आयोजन करता, इस दशहरा जो मेला है इसका और यहां पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इन दोनों का आयोजन करता कौन आता है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा राजस्थान पर्यटन विभाग। आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा यहां पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इनका आयोजन किया जाता है। सावन भादो नामक 2 जिले हैं, सही कहा भाई, सावन भादो नामक 2 जिले हैं यहां पर, और उन्हीं से नहरें निकाली गई, उसी को कहा जाता है सावन भादो नहर। भाई सर, मेरा सिलेक्शन होने के बाद शिवराज खोरवाल जी कह रहे हैं आपको रसगुल्ला खिलाने जरूर आऊंगा, पक्का। भागते हुए नहीं भाई, भागते मत आना, आराम से बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के आना, मुझे कह देना मैं आ जाऊंगा लेने, भागते नहीं आना, बहुत दूर भागना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। और यहां पर क्या जाती है मेरे दोस्तों, और हम बात करें इस कोटा के अंदर तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फटाफट से ऐसी चीजें बता रहा हूं जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, उन 1 लाइनर क्वेश्चन को एक साथ आपको पढ़ना है, उनके लिए समय आपको नहीं देना यहां पर। तो और क्या क्या चीजें यहां पर आ जाती हैं, जैसे हम बात करें मेरे दोस्तों, एक आ जाता है चार बाग। इसी कोटा के अंदर एक तो आ जाता है भाई चार बाग, कहां पर है, इसी कोटा के अंदर है। और ये था क्या, चार बाग,
तो यहां पर जो हाड़ा शासक थे, याद रखना मेरे दोस्तों, हाड़ा शासकों का शमशान स्थल, हाड़ा शासकों का शमशान स्थल किसको क्या कहा गया? चारबाग। और क्या है फटाफट से देखो यहां पर, एक मेरे दोस्तों मैंने कहा ना कि जो कोटा है ये अपने उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो एक यहां पर क्या है? चंबल उद्यान, बस इतना याद रखना कहां पर है? कोटा के अंदर। और क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, उसकी हम बात करें, एक आ जाता है कोटा दुर्ग। हाँ जी मेरे दोस्तों, कोटा दुर्ग, और ये चंबल नदी के किनारे पर है। ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इसके झरोखे जो हैं इनके लिए फेमस है, अपने दरवाजे के लिए फेमस है, तो याद रखना कोटा दुर्ग। और यहां पर क्या आ जाता है भाई, एक हम बात करें कोटा सागर तालाब, एक इसी यहां पर आता है मेरे दोस्तों, कोटा सागर तालाब भी कहां पर है? कोटा के अंदर है। देखो एग्जाम में ऐसा आएगा तो कोटा साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। और देखो यहां पर क्या आता है भाई, और यदि हम बात करें मेरे दोस्तों यातायात पार्क, हाँ जी मेरे दोस्तों यहां से बात करें तो राजस्थान का प्रथम जो यातायात पार्क है वो भी कहां पर है? इस कोटा के अंदर है, जिसकी स्थापना हुई थी कब? उसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों वर्ष 1992 के अंदर। तो राज्य का पहला यातायात पार्क यहां पर आ जाता है। और हम बात करें, देखो वर्ष 1912-13 की बात करें तो वर्ष 1912-13 में इंपॉर्टेंट है, कान खोल लेना है ना, सांसें थाम लेना, अच्छे से पूरे दिल और दिमाग को लगा के पढ़ना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता रहा हूं। क्या भाई कि 1912-13 में मेरे दोस्तों इस कोटा में क्या हुआ था? सहकारिता की शुरुआत हुई थी, सहकारिता की शुरुआत हुई थी। एग्जाम में पूछा जाए कि कोटा में सहकारिता की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1912-13 में। और इस सहकारिता की शुरुआत के श्रेय की बात करें तो भाई इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो रघुनाथ चतुर्वेदी को। किसको जाता है? रघुनाथ चतुर्वेदी को श्रेय जाता है। और ये रघुनाथ चतुर्वेदी जो है ना, ये हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। कैसे? एक रघुनाथ का मुकदमा, हाँ जी मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पर एक आता है कि रघुनाथ चतुर्वेदी पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है रघुनाथ का मुकदमा, रघुनाथ का मुकदमा। हाँ जी मेरे दोस्तों याद रखना, मुकदमा की भाई रघुनाथ का जो मुकदमा है, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा सागरमल गोपा। पढ़ लो यहां से, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ का मुकदमा, ये पुस्तकें किसकी हैं? सागरमल गोपा जी की हैं मेरे दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किसके ऊपर आधारित है? रघुनाथ जी चतुर्वेदी पर। और रघुनाथ चतुर्वेदी जी थे कौन? तो इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1912-13 के अंदर मेरे दोस्तों इस कोटा के अंदर सहकारिता की शुरुआत हुई थी। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं भाई। उसके बाद आगे चले मेरे दोस्तों, यहां से फटाफट से देखो, है ना। अब देखो स्टैटिक जीके आ गए यहां से। वर्ष 1975 में, 1975 की बात करें मेरे दोस्तों, 1975 में राज्य लोक अदालतों की शुरुआत, राज्य लोक अदालतों की शुरुआत, हाँ जी राजस्थान में लोक अदालतों की शुरुआत 1975 से हुई थी। और कहां से? तो इसी कोटा से हुई थी। और हम बात करें यहां से भाई, एक यहां पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, हाँ जी मेरे दोस्तों। और इस वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? राज्य का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो उसका नाम आ जाएगा कौन सा? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में जिसकी स्थापना की गई थी। और वर्ष 2003 में यहां पर कोटा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और हम किसकी बात करें यहां से, एक मेरे दोस्तों आपको पता होगा इस कोटा की ब्लैक पोट्री फेमस है। तो एग्जाम में आ जाए कि ब्लैक पोट्री कहां की फेमस है? कोटा की है। ब्लैक पोट्री कहां की फेमस है मेरे दोस्तों? कोटा के। सात अजूबा सर जी, हाँ यहां पर 7 अजूबा भी हैं भाई, 7 अजूबा भी यहां पर, इसमें 7 अजूबे भी बने हुए, यहां पर 7 अजूबा भी हैं इस कोटा के अंदर हैं। उसके बाद हम बात करें मेरे दोस्तों और क्या जाती है, एक हम बात करें जो कोटा की चित्र शैली की बात करते हैं, कोटा चित्र शैली, हाँ जी कोटा चित्र शैली की बात करें तो याद रखना इस कोटा चित्र शैली में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। पहला, एक तो इसमें नीला जो रंग है यह सबसे अधिक प्रयोग किया गया, एक इसके अंदर शिकार जो है ये काफी बार दर्शाई गई है। तो एग्जाम में पूछा जाए नीला रंग मेरे दोस्तों, तो ये नीला रंग कोटा चित्र शैली में यहां पर शिकार को दर्शाया गया। और यहां से स्वतंत्र अस्तित्व जो है ये महारावल राम सिंह, और याद रखना इसका स्वतंत्र जो अस्तित्व लाने का श्रेय किसको जाता है?
स्वतंत्र अस्तित्व की बात करें तो ये श्रेय किसको जाता है, तो महारावल राम सिंह को जाता है भाई। किसका नाम आ जाएगा, महारावल राम सिंह का नाम आता है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है कोटा चित्र शैली को। तो इतनी सारी मैंने आपको बताई है, आप लोग इसका भी क्या कर लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी भाई, फिर आगे चलते हैं। चलें बढ़े। अब देखो आगे यहां से और क्या जाता है। एक यहां से अपन बात करें, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, कोटा के अंदर है। यदि ऐसा आ जाए, एक यहां से राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता। बताओ ये क्वेश्चन कई बार आया कि नहीं आया, महिला साक्षरता रीट भर्ती परीक्षा में। तो पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा सेकंड लेवल के अंदर मेरे दोस्तों ऐसे के ऐसे आए थे भाई, क्या कि राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जवाब क्या होगा, कोटा भाई। उसके बाद और हम चर्चा करें, यहां पर क्या जाता है मेरे दोस्तों, एक आता है कणसवा का लेख, एक आता है मेरे दोस्तों कणसवा का लेख। हाँ जी, कणसवा का लेख आता है और कणसवा स्थान है, वहां से एक लेख प्राप्त हुआ है। और ये लेख कब का है, तो 738 ईस्वी का है, 738 ईस्वी का है। और इस लेख के अंदर कहा क्या गया है, इस कणसवा का जो लेख है इसका संबंध किसके साथ आता है, तो मौर्य शासक राजा धवल के साथ संबंध आता है। मौर्य राजा धवल के साथ संबंध है, धवल से संबंधित है, ये धवल से संबंधित है मेरे दोस्तों। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कणसवा का लेख किन से संबंधित है, मौर्य राजा धवल के साथ ये संबंधित आता है। और हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर क्या आ जाता है, एक आपको पता होगा, यहां पर कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। हाँ जी, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। अब इस कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की जब बात चली है तो इसके बारे में 2-5 बातें जानने में कोई बुराई नहीं है, समझना। यहां से राज्य का पहला तापीय विद्युत ग्रह है, इसकी बात करें तो ये जो है ये राज्य का पहला तापीय विद्युत ग्रह है। हाँ जी, विद्युत ग्रह है। एक याद रखना, यहां पर बिटुमिन्स जो कोयला है, बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग, इस यहां पर बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है। और हम किसकी चर्चा करें भाई, यहां पर 5 चरणों के अंदर मेरे दोस्तों 7 इकाइयों का संचालन किया जाता है। और इन 7 इकाइयों से यहां से टोटल 1240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें मेरे दोस्तों, ये जो है राज्य का प्रथम तापीय विद्युत ग्रह है। यहां पर बिटुमिन्स जो कोयला है इसका प्रयोग किया जाता है और यहां पर 5 चरणों में 7 इकाइयों का संचालन किया जाता है। और यहां से अपन बात करें 1240 मेगावाट आती है। हां जी मेरे दोस्तों, यहां पर आरटीयू भी है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एक कहां पर है, कोटा के अंदर, और एक आरटीयू कहां पर है, तो बीकानेर के अंदर है। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है कोटा के अंदर। सर आपने तो कोटा को फाड़ दिया, नहीं भाई विष्णु कुमार, अपन क्यों फाड़े भाई, जचा रहे तो अच्छी बात है ना। चलो और बढ़े यहां से मेरे दोस्तों। हाँ जी, और चलते हैं आगे भाई, और क्या क्या चीजें आते हैं। तो एक इस कोटा में स्थान आता है रंगपुर। हाँ जी, कोटा में एक स्थान आता है रंगपुर। और रंगपुर की बात करें तो यहां पर याद रखना, यहां पर एक तो कोटा गैस परियोजना है। यह भी पूछा जाए कि कोटा गैस परियोजना कहां पर है, तो रंगपुर के अंदर है, जहां पर लगभग 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह ध्यान में रखना। एक यहां पर बुड्ढादीत, मेरे दोस्तों का आता है बुड्ढादीत शिव मंदिर भी, यहां पर बुड्ढादीत शिव मंदिर का भी नाम आता है यहां पर इस रंगपुर में। और यहां पर क्या जाता है मेरे दोस्तों, ये जो बुड्ढादीत शिव मंदिर जो है ना, ये याद रखना, ये पंचायतन शैली पर है। ये जो है ये पंचायतन शैली पर आधारित है। तो इतनी सारी बातें आपको रंगपुर के सापेक्ष आपको याद रखनी है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक स्थान आता है रामगंज, एक स्थान आता है भाई रामगंज की बात करें। और रामगंज में क्या है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा राजस्थान में धनिया मंडी कहां पर है, रामगंज मंडी है कि नहीं है। और यहां पर क्या है, तो यहां पर बायोमास संयंत्र है भाई। एक यहां पर राजस्थान में बायोमास संयंत्र है, बायोगैस नहीं बायोमास संयंत्र है। और ये बायोमास संयंत्र किस पर आधारित है, तो शहरी कचरे पर आधारित है। जब आप लोग राजस्थान में किसकी बात करते हो, ऊर्जा संसाधनों को जब पढ़ते हो ना, तो पढ़ा होगा बायोमास संयंत्र। उनमें से एक बायोमास संयंत्र कहां पर था, रामगंज कोटा के अंदर। और किस लिए था वो, शहरी जो कचरा होता है उस शहरी कचरे से मेरे दोस्तों यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। छारबाग पढ़ लिया भाई, शिवराज खोरवाल जी पढ़ लिया भाई। हाँ, खड़े गणेश का मंदिर भी है यहां पर। चलो और उसकी बात करेंगे यहां से, और बढ़ते हैं भाई। यहां पर और क्या क्या आ जाता है, याद रखना।
एक मेरे दोस्तों यहां पर श्री राम सीमेंट की इकाई भी है, श्री राम सीमेंट भी है कहां पर, कोटा के अंदर। और इस श्री राम सीमेंट की इकाई की भूमिका क्या है, सबसे छोटी इकाई। हाँ जी, राजस्थान में सबसे छोटी जो सीमेंट की इकाई है उसका नाम क्या है, श्री राम सीमेंट। एक यहां पर कोटा में स्थान है मोडक, और ये मोडक जो है यहां पर भी मेरे दोस्तों यहां पर भी क्या है, सीमेंट की इकाई जिसका नाम आता है मंगलम सीमेंट। हाँ जी, मंगलम सीमेंट एग्जाम में भाई कई बार पूछा गया, मंगलम सीमेंट की इकाई कहां पर है, मोडेक में, या पूछ लिया जाता है स्थान दे देते हैं, इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर सीमेंट इकाई नहीं है, तो मोडक जो है मेरे दोस्तों यहां पर है भाई। कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला जिला कोटा, राइट, सही कहा भाई आप लोगों ने। कुछ चीजें हो सकती हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एक स्थान आता है यहां पर गडेपान कोटा, ये फेमस है भाई गडेपान। और इस गडेपान की बात करें तो यहां पर है क्या, यहां पर मेरे दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है, एंड केमिकल्स लिमिटेड है भाई। यहां पर याद रखना चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। ये जो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो लिमिटेड है ये निजी क्षेत्र की इकाई है। कैसी क्षेत्र की इकाई, तो निजी क्षेत्र की इकाई है मेरे दोस्तों। और याद रखना निजी क्षेत्र में किसका, के बिड़ला समूह का है ये, के जो बिड़ला समूह आता है इसका है ये। और यहां से होता क्या है, तो यहां से मेरे दोस्तों याद रखना यहां से यूरिया का उत्पादन किया जाता है। कौन सा यूरिया का ब्रांड है, तो उत्तम वीर यूरिया। अब मेरे किसान पुत्रों, तो आपको पता होगा जब गांव में आप यूरिया का यूज करते होंगे ना, उस ब्रांड का नाम क्या है भाई, तो उसका नाम क्या है, उत्तम वीर यूरिया। और वो उत्तम वीर यूरिया है कहां पर, गडेपान कोटा से। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहां पर है, गडेपान कोटा में है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, हाँ सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन जो है ये भी कोटा के अंदर है भाई। पहला कमांड क्षेत्र भी यहीं पता, उदय कमांड क्षेत्र। हाँ सर झुंझुनू का पढ़ा दिया भाई, पढ़ा दिया झुंझुनू भी। तो यहां पर उत्तम वीर यूरिया जो है मेरे दोस्तों इसका उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े भाई यहां से। उसके बाद और हम बात करते हैं 2 5 7 बातों की। देखो और यहां पर क्या क्या चीजें आ जाती हैं मेरे दोस्तों। एक याद रखना मेरे दोस्तों यहां पर क्या है, एक इंद्रप्रस्थ औद्योगिक एरिया, ये भी कई बार पूछा गया है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक एरिया कहां पर है, तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक एरिया की बात करें ये भी इसी कोटा के अंदर है। एक यहां पर आ जाए सेमकोर, एक यहां पर है मेरे दोस्तों सेमकोर ग्लास वर्क्स। हाँ जी, सेमकोर ग्लास वर्क्स की बात करें ये भी यहीं पर है। और इसमें होता क्या है, तो इसके अंदर सैमसंग की जो पिक्चर ट्यूब है मेरे दोस्तों, सैमसंग की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। और क्या आ जाता है इस कोटा के अंदर, तो याद रखना यहां पर राजस्थान में नौकायान अकेडमी कहां पर है, तो नौकायान अकेडमी की बात करें ये भी कहां पर है, कोटा के अंदर है। और हम बात करें मेरे दोस्तों तो राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख, राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख की बात करें, जिला प्रमुख जो बनी थी उनका नाम था नगेंद्र बाला। और इन नगेंद्र बाला का संबंध भी कहां से था, कोटा से था मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करें भाई एक यहां पर देखो खड़े गणेश जी, हाँ कई बच्चे करते बार बार खड़े गणेश का मंदिर कह दो या खड़े गणेश की प्रतिमा जो है ये भी यहां पर आती है मेरे दोस्तों, खड़े गणेश की प्रतिमा यहां पर है। और क्या जाए मेरे दोस्तों, तो यहां पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी। बादशाह का जो मेला है वो ब्यावर का फेमस है, लेकिन बादशाह की सवारी कहां की फेमस है, तो कोटा की फेमस है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना। और आ जाए भाई यहां पर तो एक आ जाए राज्य का प्रथम ई मित्र कियोस्क। हाँ आगे चलते हैं, राज्य का प्रथम किसकी बात करें, राज्य का प्रथम कृषि कियोस्क की बात करते हैं, प्रथम कृषि कियोस्क की बात करें। और भाई ये कहां पर था, तो ये था मेरे दोस्तों नानता में, और ये नानता कृषि केंद्र है, वहां पर राज्य का पहला क्या स्थापित किया गया था, कृषि कियोस्क। ओम बिड़ला का संबंध क्षेत्र है, ओम बिड़ला, ये कौन है ओम बिड़ला भाई, तो लोकसभा अध्यक्ष, कौन है ये, लोकसभा अध्यक्ष। हाँ जी मेरे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष। और इनका संबंध भी कहां से आता है, कोटा से आता है। ये कैसे छूट गया भाई। एक और इंपॉर्टेंट चीज 1857 की क्रांति के बारे में भी यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाला जयदयाल और मेहराब खान, लाला जयदयाल और मेहराब खान, लाला जयदयाल और मेहराब
खां का नाम आता है मेरे दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कोटा की जो क्रांति है उस कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो लाला जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा किया गया। और याद रखना यहां पर मेजर जो बटन था उसकी गर्दन को काटकर इस कोटा शहर में घुमाया गया था। तो इतनी सारी हमने यहां पर पढ़ी, इतनी सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी। तो आज अपनी जो क्लास थी यहां पर राजस्थान, यहां पर कोटा की हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इनको सबको पढ़ने की कोशिश की है मेरे दोस्तों। और मुझे उम्मीद होगी हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये भी पता होगा कि ये जो क्लास है आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो अब मिलते हैं भाई मंडे को, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।